देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास कल शाम हुए धमाके से पूरा देश सन्न है। धमाके में 12 लोगों की जान चली गई। देश की जांच एजेंसियां इसकी जांच में तफ्तीश में लगातार जुटी हुई हैं। कल ही जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया था और शाम को यह बड़ा धमाका हो गया। सवाल यह है, क्या फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से ही इसके तार जुड़े हुए हैं? धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। अभी तक सरकार या जांच एजेंसियों की ओर से यह जानकारी सामने आनी बाकी है कि धमाके की साजिश के पीछे कौन कौन से लोग हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां सामने आई हैं। सूत्र बताते हैं जिस कार में धमाका हुआ उसे डॉक्टर उमर चला रहा था, जो पुलवामा का रहने वाला था। सूत्रों के मुताबिक जब फरीदाबाद से करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुए तब डॉक्टर उमर फरार हो गया था। धमाके के बाद से लगातार सरकार एक्शन में है। गृहमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ आज 2 बार बैठकें की हैं। पीएम मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इस बात का भरोसा दिया है कि जांच एजेंसियां साजिश की तह तक जाएंगी और साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार फेल है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि साजिश के पीछे कौन कौन से चेहरे हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने 14 साल बाद दिल्ली को दहलाया है। इसके पहले 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुए धमाके में 15 लोगों की जान गई थी। क्या कल जो धमाका हुआ वो आत्मघाती हमला था? धमाके में किस विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ? सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है कि इस धमाके का फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन है, तो फिर हम इसे रोक क्यों नहीं पाए? सुरक्षा एजेंसियों से कहां पर बड़ी चूक हो गई? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद क्या यह आतंकवादियों की ओर से लिया गया बदला है? क्या इसे रोका जा सकता था? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर विशेषज्ञों से खास बातचीत करेंगे आगे हिंदुस्तान को, और किस तरह से सजग चौकन्ना रहना है। देश के कई हिस्सों में सुरक्षा के कड़े और बड़े इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे मसले को लेकर बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन धमाके को लेकर अब तक क्या बयान सामने आए हैं, पहले वो सुनिए। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। देश में भय का माहौल है, बताता है कि सरकार पूरी तरह से नाकामयाब दिख रही है। सरकार को या तो कुछ अंदेशा ही नहीं है कि उसकी नाक के नीचे क्या हो। आतंकवाद की रीढ़ तोड़ना यह हम तमाम राजनीतिक दलों का कर्तव्य है और उस दिशा में सरकार तो कर्तव्य अपना निर्वहन कर रही है। जहां से हम आज़ादी के और हमारे देश के प्रधानमंत्री होकर के देश को संदेश देते हैं, ऐसी आज़ादी के प्रतीक की जगह पर इतनी बड़ी घटना होना निंदनीय है। इंटेलिजेंस हमारा फेलियर क्यों होता है? चुनाव के समय में इस तरह की बातें यदा कदा होती रहती हैं, उससे बिहार के लोगों को कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? राजधानी दिल्ली में लाल किला ये वो इलाका है जहां पर भीड़भाड़ होती है और समय चुना गया शाम का वक्त जब 6:52 हो रहे थे। उस समय जोरदार धमाका होता है। अब तक 12 लोगों की जान चली गई है। कई लोग अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। लेकिन सरकार और एजेंसियां पुख्ता तौर पर
कब बड़ी जानकारी देंगी, क्या बड़ा खुलासा करेंगे? अगर ये आतंकवादी हमला है तो कौन सा आतंकी नेटवर्क इसके पीछे है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। इसी के बारे में डिटेल जानकारी के लिए इस वक्त मेरी सहयोगी और एबीपी न्यूज के रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी जी, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। RSN सिंह जी, आप विशेषज्ञ हैं आंतरिक सुरक्षा मामलों के, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। MS बिट्टा साहब आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप अध्यक्ष हैं एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगविंदर, आपसे शुरुआत करते हुए, कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे अब तक हो चुके हैं। अब तक का अपडेट मैं आपसे जानना चाहूंगी, और यही आतंकवादी हमला है। सरकार की ओर से पुख्ता तौर पर अभी ये बात नहीं कही गई है, लेकिन जिस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो यकीनन देश के लिए हैरान करने वाली भी है और परेशान करने वाली भी है। ये वाकई चित्रा आतंकवादी हमला ही है और एक बहुत बड़ी साजिश थी। मुझे लगता है एक बम धमाके तक सिमट के रह गई है। अगर ये बम धमाका ना होता या ये पूरा ऑपरेशन ना हुआ होता तो शायद पूरे देश को दहलाने की साजिश थी ये। अब तक जो मेरे सोर्सेज या जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है उसके बाद मैं कह सकता हूँ। अब आपको बताता हूँ ये घटना क्या थी। 19 अक्टूबर को घाटी में अलग अलग जगहों पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए मिले। इस पोस्टर्स की जांच शुरू हुई कि आखिरकार कौन यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए सब काम कर रहा है। इसकी तफ्तीश जब पुलिस ने शुरू की तो तकरीबन 8-10 लोगों को हिरासत में लिया गया। 8-10 लोगों के हिरासत और पूछताछ के बाद इस मुकाम पर पहुंचा गया कि डॉक्टर मुजम्मिल नाम का कोई आदमी है जो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल को 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उठाया। उनकी इंटेरोगेशन में यह पता लगा कि ये 4 डॉक्टर थे, जिसमें इनका चीफ कौन था? डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कल के ब्लास्ट में माना जा रहा है कि मारा गया है, जो लाल किले के बाहर हुआ। डॉक्टर उमर मोहम्मद के साथ 3 और डॉक्टर थे, जिसमें एक डॉक्टर मुजम्मिल हो गया, दूसरे डॉक्टर इरफान हो गया और तीसरे डॉक्टर आदिल। आदिल सहारनपुर में काम करते थे और फरीदाबाद का जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर उमर के साथ ये तीनों काम करते थे। बिल्कुल, कश्मीर से हुई थी साजिश की शुरुआत, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। जगविंदर, मैं आपके पास लौटूंगी। दिल्ली धमाके पर यह बड़ा खुलासा हुआ है, आतंकवादियों की बड़ी साजिश थी जिसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है। कश्मीर से ही साजिश की शुरुआत की गई थी। पहलगाम हमला, जिसके बाद 26 हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिकों की जान गई। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों पर हिंदुस्तान ने बड़ा प्रहार किया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इसका बदला लेने की कोशिश कर रहे थे। खबर सामने आ रही है, कश्मीर से साजिश की शुरुआत की गई। और इन सब के बीच आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया है जिसके जरिए उन्होंने जानकारी दी है। दिल्ली कार ब्लास्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की उन्होंने अध्यक्षता की है। उन्हें इस घटना के पीछे प्रत्येक दोषी की तलाश करने के बाकायदा निर्देश दिए गए हैं। इस कृत्य में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को हमारी एजेंसियां कड़ी से कड़ी सजा देंगी। ये बातें भी गृह मंत्री की ओर से कही गई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आज दिन भर हम सब ने देखा। सरकार की ओर से कितनी मीटिंग की गई। जगविंदर, आप अपनी बात को पूरी करें, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाएंगे। कश्मीर से इसकी शुरुआत हुई, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। ये हमने पहले भी पे डिस्क्लोज किया था। दूसरी आगे बात मैं ये बता रहा हूँ कि कश्मीर से ये फरीदाबाद कैसे पहुंचा। 3 डॉक्टर, जो ये चारों डॉक्टर थे, इन्होंने 2021-22 में अपनी पढ़ाई पूरी की कश्मीर से। फिर ये रेजिडेंसी करने के लिए अनंतनाग गए। अनंतनाग में जब ये अपनी रेजिडेंसी कर रहे थे, इन्होंने वहां पर एक असॉल्ट राइफल प्रोक्योर की और वहीं पर जो लॉकर हॉस्पिटल में डॉक्टर आदिल के नाम से अलाउड था उसमें लॉकर में रख दी। उसके बाद ये 2024 में कोई फरीदाबाद आ जाता है, कोई सहारनपुर चला जाता है। फरीदाबाद में 3 डॉक्टर रह रहे थे और इन्होंने वहां पर 2 ठिकाने किराए पर लिए, एक रहने के लिए और दूसरा गोदाम के लिए। जहां पर ये खुद रहते थे वो दाऊद गांव में था और दूसरा फतेहपुर घाटा एक जगह थी जो ग्रामीण इलाका है। वहां पर इन्होंने ये कहकर एक गोदाम किराए पर लिया कि हमें कुछ वेयर हाउस का सामान यहाँ रखना है क्योंकि हमें सप्लाई करनी होती है जम्मू कश्मीर में। जबकि इस गोदाम में वो अमोनियम नाइट्रेट जमा करते थे और पुलिस की रेड में वहां से अमोनियम नाइट्रेट बरामद भी हुआ। जहां ये खुद रहते थे वहां पर बम बनाने का बहुत सारा सामान मिला है और माना यह जा रहा है कि डॉक्टर उमर जो है उनकी डॉक्टरी की सारी बम फैक्ट्री वहीं से चल रही थी। और उस इलाके को भी इन्होंने जो है, जब सारे इलाके को सर्च किया गया, वहाँ डेटोनेटर से सर्किट से जुड़ा हुआ सामान मिला, बैटरी मिली और रिमोट कंट्रोल 20 मिले हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। हथियार भी मिले हैं, पिस्टल थे इनके पास, 2 ब्रेटा का पिस्टल भी मिला है, एम्यूनिशन भी मिला है कुछ। बिल्कुल तो, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी होती है जगविंदर, उसका भी पूरी तरह से फेल्योर ही माना जाएगा। जिस तरह से फरीदाबाद मॉड्यूल की बात बार बार कही जा रही है। मैं आपके पास आऊंगी जल्दी से प्रदीप भंडारी जी और आलोक शर्मा जी की एक एक टिप्पणी ले लेती हूँ। प्रदीप भंडारी जी,
अब विपक्षी दलों की ओर से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार का सीधे सीधे फेल है। सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? आतंकवादियों का इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाता है, वो बाकायदा प्लान तैयार करते हैं और उसके बाद आकर हमले को अंजाम देने में कामयाब रहते हैं। इसको सीधे सीधे बड़ी चूक क्यों नहीं माना जाए? प्रदीप भंडारी जी, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कहा कि एक भी षड्यंत्रकारी बचेगा नहीं और हमारी एजेंसीज इसके तह तक जाएगी। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पर इस वक्त आप समझिए, मैं आप लोगों की भी रिपोर्टिंग कभी समय में से फॉलो कर रहा हूं, 2800 किलो आरडीएक्स को हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने पकड़ा। 2800 किलो आरडीएक्स की साजिश कितनी बड़ी थी जिसको इन्होंने नाकामयाब किया। अगर मैं आपको एक छोटी सी टाइमलाइन दूं, भले वो अक्टूबर 28 को हो गया जहां महाराष्ट्र के अंदर अरेस्ट होते हैं, भले वो अक्टूबर 27 को हो गया जहां दिल्ली के अंदर एक आईएसआईएस का मॉड्यूल का अरेस्ट होता है, या वो नवंबर 9 को हो गया जब गुजरात के एटीएस जो है वो अरेस्ट करता है। हाँ। हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हर दिन इनके पूरे षड्यंत्र को नाकामयाब करने का प्रयास कर रही है और वो सक्सेसफुल भी है। इस केस के अंदर भी जैसे कि अभी आपके रोविंग एडिटर ने बताया कि अगर ये इसको नहीं पकड़ा जाता तो ये बहुत बड़ी साजिश को पूरा अंजाम लग सकते थे। हमारी नीयत आप इससे समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी तुरंत स्पॉट पे थे। विद इन 24 आवर्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुआ, एनआईए को जांच सौंप दी गई, प्रधानमंत्री जी खुद माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। मुजम्मिल, लेकिन ये आतंकवादी हमला है, सरकार की ओर से ऑफिशियली ये बात नहीं कहा गया। इसके साथ ही इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं? देखिए, कई डॉक्टर्स के चेहरे तो जो हम दिखा भी रहे हैं एबीपी न्यूज पर, लेकिन इसके पीछे कौन सा आतंकवादी नेटवर्क काम कर रहा था, ये भी अब चूंकि 24 घंटे होने जा रहे हैं, ये साफ नहीं हो पाया। प्रदीप भंडारी जी, मुझे लगता है इसका जवाब हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक डिटेल्ड प्रेशर के जरिए जरूर देगी, क्योंकि स्पेक्युलेट मैं नहीं करना चाहता हूं, पर ये जो फेसेस हैं ये सामने आ चुके हैं। भले वो शहीन हो गई जिसने इस पूरे की पूरी मॉड्यूल के अंदर एक मास्टरमाइंड उमर के साथ में कंट्रीब्यूट करा था, और मैं इस वक्त राजनीति नहीं करूंगा ना मैं करूंगा, पर देश जानता है अच्छी तरीके से एक समय हुआ करता था जहां पे गृह मंत्री सिर्फ अपने कपड़े बदलने में व्यस्त होते थे और आज गृह मंत्री खुद माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम इसके तह तक पहुंचेंगे। तह तक पहुंचेंगे। आलोक शर्मा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, और बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनके पास में जल्दी जाऊंगी। आलोक शर्मा जी ये कह रहे हैं कि जैसे ही घटनाक्रम हुआ उसके बाद तमाम एजेंसियां लग गई, मौके पर पहुंचे, खुद गृह मंत्री वहां पर पहुंचते हैं और तह तक जाएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करते हुए आलोक शर्मा जी आप इसका जवाब दीजिएगा। दिल्ली धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है सभी गुनहगारों को अंजाम भुगतना होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली बम धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो हाई लेवल मीटिंग की है उसके बाद उन्होंने कहा है एक एक गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े आदेश भी दिए हैं कि इस पूरे मामले की तफ्तीश करें और जो भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। आलोक शर्मा जी टिप्पणी इस पर, सभी गुनहगारों को अंजाम भुगतना होगा कह रहे हैं देश के गृह मंत्री। आलोक शर्मा जी देखिए मुझे लगता है कि राजनीति न मैं करना चाहता था, लेकिन प्रदीप भंडारी जी ने कपड़ों की बात करके और गृह मंत्री की बात करके पूरी राजनीति की। जो लोग आज इस बम ब्लास्ट में मरे हैं उनके प्रति पूरी कांग्रेस पार्टी की संवेदना है। जो घायल हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हों, लेकिन सरकार का पूरी तरह से फेलियर है। 24 घंटे के बाद एक इतनी बड़ी घटना राजधानी में हो जाती है और सरकार एक बयान तक आके नहीं दे पाती है। इतनी कमज़ोर सरकार है कि अभी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज आके बयान देंगी, तो गृह मंत्री किस लिए हैं फिर? तो गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो बयान इंटेलिजेंस एजेंसीज देंगी। तो डीजीएमओ सीज फायर करा देते हैं 2 देशों का, अनाउंस ट्रंप करते हैं। पुलवामा की जांच आज तक कहाँ पहुंची किसी को नहीं पता है। पुलवामा में आरडीएक्स कौन लेकर आया किसी को नहीं पता है। पुलवामा में कौन सी गाड़ी यूज हुई आज तक किसी को नहीं पता है। एनआईए को जांच दे दी, ये ब्रेकिंग बन गई। अरे भाई 4-5 लोग 4-5 राज्यों में अगर कनेक्शन है तो स्वाभाविक है कि एनआईए ही जांच करेगी, दिल्ली पुलिस के प्रीव्यू से बाहर चला जाएगा ये। आज अमित शाह जी ने ट्वीट कर दिया है कि ऐसा होगा। अरे भाई 2 साल से मॉड्यूल चल रहा था, इंटेलिजेंस फेलियर है बहुत बड़ा, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता है। और पहले जब ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ तो कहा गया था कि अगर कोई भी आतंकी घटना होगी तो उसको पाकिस्तान से युद्ध माना जाएगा। तो क्या सरकार इसको युद्ध मानने से डर रही है? क्योंकि तो मोदी जी का स्टेटमेंट है दिया हुआ, सरकार का स्टेटमेंट है। मतलब सरकार किस पेशोपेश में है कि 24 घंटे के बाद ये भी नहीं बता पा रही है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई आतंकी संगठन अभी तक सामने नहीं आया है, तो सरकार बताए किसका ऑपरेशन में किसका हाथ रहा है, किसका हाथ नहीं रहा है। दुर्भाग्य ये है
कि आज भी अपोजिशन के ऊपर ही सवाल खड़े करने का काम बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर है, मानिए, और इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कीजिए। जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके जवाब में बीजेपी से ले लूंगी। एमएस बिट्टा साहब, अध्यक्ष एंटी टेररिस्ट फ्रंट के हमारे साथ हैं। जीडी बख्शी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिट्टा साहब, पहले आपके पास आते हुए, अब बहुत देर से जुड़े हुए हैं। अब इस पूरे मामले में कई चुनौतियां सरकार के सामने खड़ी हैं, क्योंकि 14 सालों के बाद राजधानी दिल्ली में इस तरह का ब्लास्ट होता है जिसमें 12 लोगों की जान चली जाती है। क्या समझ में आ रहा है अभी तक पूरे के पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद? त्रिपाठी जी, शायद पुराने इतिहास को आप भूल के 14 साल नहीं, 32 साल पहले दिल्ली दहलाई गई। जब मैं पुरानी तस्वीरें बता रहा हूं, पुरानी तस्वीरें देखिए और ये आज की तस्वीरें देखिए, कोई फर्क नहीं है। कितने लोग उस वक्त शहीद हुए थे? 35 शहीद हुए मेरे साथ, और 80 के करीब जख्मी हुए। और वाजपेयी जी की कोठी गए। उन आतंकवादियों का पूछना चाहता हूं, इनकी सब निंदा करेंगे। सिंह साहब बैठे हैं, बख्शी साहब बैठे हैं, आप भी अनुभवी हैं, सारे बैठे हैं। मैं थोड़ा इस बात से हट के बात करूंगा। दिल्ली ब्लास्ट हो गया, लाल किला में ब्लास्ट हो गया, पूरी दुनिया में एक गलत संदेश गया। और पार्लियामेंट के, मेरे ऊपर पार्लियामेंट के पास 14 अपना रायसीना रोड पे ब्लास्ट हुआ। कहाँ गए आतंकवादी? 3 आतंकवादी छुड़वा के ले गए हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन। 32 साल से लड़ रहा हूँ। और वकील कौन थे? कपिल सिब्बल, हिंदुस्तान के लॉ मिनिस्टर बना दिए गए। फांसी से बचा दिया। किसने बचाया? के तुलसी, उसको राज्यसभा दे दी। किसने बचाया? आज कौन केस लड़ रहा कोर्ट में? मुक्कल रत्तोगी। एक टाइम की पेशी कितनी? 25 लाख। ये अलग बात होगी। अपना अनुभव, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जिंदा बैठा हूँ। ये क्या होगा? फांसी होगी, कोर्ट में केस लड़े जाएंगे, मजबूती से लड़े जाएंगे। क्या कसाब की तरह, अफजल की तरह रात को क्या कोर्ट खुलवाई जाएगी? किस तरीके से अफसर को फांसी, हमने किस तरीके से परिवारों के मिलकर के मेडल उठा के, क्या ये संघर्ष करना पड़ेगा? पहले एक लक्ष्मण रेखा तैयार करनी पड़ेगी। कोई एडवोकेट हो, एडवोकेट बड़ा नहीं है, बड़ी भारत माँ है, बड़ी मानवता है। क्या वो टेररिस्टों का केस लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? कपिल सिब्बल की तरह ये फैसला होगा। मैं आपके सवाल सामने हूँ। ये सारा जो रूप है, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, सब राष्ट्रपति, सबका मैं देख चुका। हुआ क्या? फांसी से बच के उसके बाद कौन बचाएगा इनको? क्या वोट बैंक की राजनीति होगी? इनको सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या होगा उस वक्त? हमें आज फैसला करना है सब पॉलिटिकल पार्टियों को। बिल्कुल, ये टेररिस्ट हैं, ये हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। हम आने वाले वक्त पे हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे। हम कोई एडवोकेट, हम इसका केस नहीं लड़ेंगे। इन्होंने देश के साथ खिलवाड़ किया है। ये मुद्दे की इस वक्त जरूरत है, राजनीति की जरूरत नहीं है। 32 साल से झेल रहा हूँ, क्या मिला मुझे? 3 टेररिस्ट छोड़ दे, एक अभी दिल्ली सरकार से छुड़वाने जा रहे, चारों छूट गए। और बेटा अपने घर में बैठा जो शहीद हो गए, उनको पूछने वाला कोई नहीं, वो वकील ही नहीं कर सकते। मैं अगर वकील करूं, 5 लाख अपने खून पसीने की कमाई, मुकर्र रत्तों की 25 लाख, एक टाइम की पेशी, कहां से टेररिस्टों को पैसा आता है? ये बड़े सवाल हैं। मेरे सवाल सबसे बिल्कुल अलग। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, और यकीनन यही पीड़ा भी होती है जब आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी इस देश की राजनीति को अलग अलग धड़ों में हम बटा हुआ देखते हैं। आतंकवादियों के साथ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और फिर उसमें भी धर्म का चश्मा लगाकर अलग अलग तरह के बयान सामने आते हैं। लेकिन जो चेहरे हैं, एक एक करके जरा देखिए। MBBS किए हुए ये डॉक्टर हैं, ये देश के गद्दार। जरा दिखाइए उन चेहरों को, देश के गद्दार जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। और हमारे देश के भीतर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए कुछ लोग, एक जमात इनके साथ भी खड़ी हो जाएगी। जो दोषी हैं, जो गद्दार हैं, जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, उनको बचाने का काम भी किया जाता है। ये हमने बीते कुछ सालों में इस देश के भीतर देखा भी है। अब मैं सीधे मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब आपके पास आते हुए, आप बिल्कुल खरी खरी बातें करते हैं, और कई बार हमने ये भी देखा है खरी खरी बातों की वजह से आपको निशाने पर भी एक वर्ग की ओर से लिया जाता है। लेकिन ये जो हालात पैदा हुए राजधानी दिल्ली में, जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी? कहां पर बड़ी चूक हुई? आगे क्या करना होगा? पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की आकर वहां से बयान देते हैं और उसके 1.5 महीने के बाद दिल्ली में इस तरह का ब्लास्ट हो जाता है। क्या समझ में आ रहा है जीडी बख्शी साहब? देखिए, आपको याद होगा गुज़िश्ता 3-4 दिनों से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी पुलिस, J&K की
यूपी की, हरियाणा की, ये लोग बड़ी मुस्तैदी से इस केस पे लगे हुए थे और फरीदाबाद में 2900 किलो बिल्कुल एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है, जिसमें कोई 2532 किलो तो अमोनियम नाइट्रेट है और 350 किलो RDX बताया जा रहा है। इतना बड़ा जखीरा तो हमने देखा नहीं। हम लोग कल अपने आप को बहुत थपथपा रहे थे पीठ की, साहब बहुत अच्छा किया इंटेलिजेंस ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, बड़ा हादसा बच गया। बिल्कुल लगता है इसी की एक मॉड्यूल जब उनके ऊपर दबाव पड़ा तो वो लेके इसको भाग रही थी। बताया जा रहा है कि वो इसको सही तरह से इनिशिएट नहीं कर पाए, वो टक्कर के मारे जो हुई है उससे ये फट गया है। जैसे ही ये फटा है तो हमारे लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन अगर पूरी तरह से तैयार होके कील शील डाल के करते तो शायद हादसा इससे कहीं बड़ा होता। देखिए, अब बात यह है कि हम कोर्ट कचहरी की बात ना करें, फॉरगेट द कोर्ट कचहरी। हमने क्लियर वार्निंग दी थी पाकिस्तान को कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड लाइक एन एक्ट ऑफ वॉर। ठीक है साहब, बिल्कुल। और अब जो है ये जो केस बड़ी अच्छी तरह से पकड़ा गया है। एक्चुअली अपनी कारस्तानी करने के पहले ही ये लोग जो है ये सिक्योरिटी एजेंसीज के नेट में आ गए थे और तकरीबन पूरा सांप पकड़ लिया था, दुम रह गई थी बाहर और दुम ने ये वार किया है। तो इसके बारे में हमको डिटेल्स तो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ये लोग कस्टडी में हैं और दे आर सिंगिंग लाइक कैनरीज, गा रहे हैं खूब अच्छी तरह से। सारा डिटेल मिल जाएगा। कितनी कॉल्स पाकिस्तान से करी टेलीग्राम पे, कोई 4000 की बात की जा रही थी मुजम्मिल की। बिल्कुल। ये चीन में डॉक्टरी MBBS करके आया है। हा? तो इसकी तो हमको तय पता है और अब मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि हम ये तमाशा हमेशा के लिए खत्म करें। बिल्कुल। बहुत नाटक हो गया इस पाकिस्तान, इस वाहियात मुल्क का। ठीक है, अब टाइम आ गया है कि जो हमने इसको कड़ी चेतना, इसको जो हमने धमकी दी थी, इसको जो हमने क्लियर वार्निंग दी थी, अब हम उस पर काम करें। इस मुल्क की तबाही का टाइम आ गया है। ये बड़ी बातें आप कह रहे हैं। और पाकिस्तान जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों का एहसास हुआ कैसे, और वहां पर भी तैयारी शुरू की गई है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कई आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद हमारी सेना ने किया था। हालांकि देश के भीतर उस पर भी राजनीति हम सब ने देखा है। मैं विक्रम सिंह जी आपके पास आते हुए, लेकिन उसके पहले जल्दी से दर्शकों को जानकारी दे दें। लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी, जिसने कुछ समय पहले PM मोदी को धमकी देते हुए यह कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का खामियाजा भारत को भुगतना होगा, उसने अपने समर्थकों की भीड़ को संबोधित किया और कहा कि नरेंद्र मोदी कान खोलकर सुन ले, अपने जालिम समाज को सुना दे कि समय जल्द आने वाला है जब इनके डैम भी हमारे होंगे, दरिया भी हमारे होंगे, सारे जम्मू कश्मीर में। और भी तमाम बड़ी बड़ी बातें उसकी ओर से कही जाती हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, पाकिस्तान का अब खात्मा हो, कम से कम हिंदुस्तान की ओर से वो कोशिशें की जाए कि बार बार ये अपना फन फैलाने की साजिश भारत के खिलाफ नहीं कर पाए। लेकिन विक्रम सिंह जी आपके पास आते हुए, पुलिस प्रशासन, क्राइम ब्रांच के सामने अब किस तरह की चुनौतियां यहां से आप देख रहे हैं? विक्रम सिंह जी। चित्रा जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। पुलिस के सामने बहुत कठिन चुनौतियां हैं, लेकिन जिस चुनौतियों को उसने अभी बखूबी अंजाम दिया है, मैं इसको एक फेलियर नहीं मानता हूं, मैं इसको एक तरीके से बहुत ही प्रोफेशनल ऑपरेशन मानता हूं। 28 अक्टूबर से जो काम शुरू हुआ एक तरीके से लगभग पूरा हुआ और इन्होंने अदबदा करके, मैं फिर ये कहूँगा कि जब तक कि शासकीय स्तर पे कोई बयान ना आए तब तक मैं यही कहूँगा, इस संभावना से दूर मैं कहूँगा कि ये चरमपंथी हमला है और इस संभावना के ऊपर जो वर्तमान जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के अब चुनौती ये है, जो डंप डेटा है वहाँ पर, डंप डेटा के आधार पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन और इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनेशन, जिससे कि मालूम पड़ जाए कौन किसके कांटेक्ट में था जहां पर यह विस्फोट हुआ है। जो 12 सिम कार्ड आदान प्रदान कश्मीर में हुए थे, जो व्हीकल का आदान जो हुआ था, तो उसमें यह बताया जाता है कि 12 सिम कार्ड दिए। 12 सिम कार्ड एक बहुत ही गंभीर एक आरोप है और इनकी एनालिसिस कैसे की जाएगी।
दूसरे जो नए हैं, आपने दो चीज़ें देखी होंगी, वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल। अभी तक तो ये था कि एक अनपढ़ और इस तरीके के अनपढ़ लोग ही चरमपंथी बनते थे, लेकिन MBBS डॉक्टर, चाइना से MBBS डिग्री लेकर के आना और MD लेना और जनरल मेडिसिन में स्पेशलाइज कर देना, और ये एक महिला डॉक्टर शाहीना शाहिद, ये जमातुल मोमिना की अध्यक्ष बन गई हैं। तो इन लोगों का समावेश ये दिखाता है कि एक तरीके से रेडिकलाइजेशन और इनके पर, और जो कैंसर है ये आपके 5 स्टेट का चिन्हीकरण हो गया। कश्मीर ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए। ये तो अब तक का अनावरण है। ये कैसे कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस फेलियर है? इतना सफल अनावरण हुआ है। जनरल बख्शी साहब ने बिल्कुल सही निष्कर्ष किया है कि अगर इनके पास ये वक्त रहता तो ये बॉम्ब ऐसा बनाते कि जिससे कि श्रापनल्स आते, बॉल बेयरिंग, छर्रे, कील, कांटे, लेकिन इनके पास समय नहीं था। हर जगह आपके AK-47 बेरेटा पिस्टल्स बरामद हो रही थी, इसलिए इन्होंने सोचा कि जब तक है भाई, भागते भूत की लंगोटी, जो कर सको कर लो। दुर्भाग्य से ई-रिक्शा से टक्कर हो गई और विस्फोट हो गया। अब ये देखना है कि ये डंप डेटा से और फोन एनालिसिस, सिम कार्ड एनालिसिस से क्या तथ्य निकल करके आते हैं। और जैसे जनरल साहब ने बहुत माकूल एक टर्म की, सिंगिंग लाइक अ कैनरी, तोते की तरह ये गायन गा रहे हैं। और जिन्होंने भी चरमपंथियों के पूछताछ की है, वो बताया जाता है कि कम से कम 4 दिन लगते हैं उनसे पूरा कबूलनामा और पूरे फैक्ट्स प्राप्त करने में। लेकिन हमें ये लगता है कि अभी इनका बहुत कच्चे थे, इन्होंने बड़ी जल्दी गाना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस के पास इतनी काबिलियत होती है कि कड़े से कड़ा टेररिस्ट हो, ISI एजेंट हो, या ये आपके, हम लोग वो नहीं है जो कहें उसामा जी और हाफिज जी अलकायदा के हों तो क्या, जैश ए मोहम्मद के हैं तो क्या, अगर रॉन्ग नंबर डायल किया तो परिणाम भोगने के लिए तैयार रहे। पूछताछ में बिट्टा साहब जानते हैं कि पुलिस जब अपने पे आ जाती है तो अच्छों से सूचना प्राप्त कर लेती है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है, और इन तमाम चीज़ों से चित्रा जी आपके सामने पूरा खाका। और अभी 24 घंटे तो हुए नहीं हैं, 24 घंटे होंगे कुछ देर बाद, और उसके पहले अगर इतनी कामयाबी मिली, मैं बधाई देना चाहूँगा दिल्ली पुलिस को, NIA को, इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस सफल अनावरण के लिए। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, 99 केसेस वर्कआउट कर लें और एक में ज़रा सी अगर हल्का हो जाए तो वो फेलियर नहीं माना जाता है। आपको उनको शुभकामनाएं, क्योंकि यहाँ कोई प्रमाद नहीं था और बड़ी बखूबी 28 अक्टूबर से जो शुरुआत हुई और उसका पटाक्षेप नहीं हुआ, उसकी शुरुआत हुई है। चैलेंजेस हैं, लेकिन यूपी पुलिस और तमाम जो पुलिस फोर्सेज हैं, IB है, वो इस दे आर इक्वल टू द टास्क। कल हमने देखा था यूपी ATS की टीम भी, जब मौके पर ये ब्लास्ट हुआ था, हम लोग वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, यूपी ATS की टीम भी वहां पर पहुंची हुई थी और भी अलग अलग जांच एजेंसियां, वहां से लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। दर्शकों को बताते हुए RSN सिंह जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि दोपहर 3:19 पर लाल किले परिसर के पास जो पार्किंग है उसमें गाड़ी ले जाकर पार्क की जाती है और 3-3.5 घंटे के बाद वो निकालता है और फिर 6:30 बजे के बाद मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की ओर गाड़ी आगे बढ़ती है और 6:52 पर यह बड़ा धमाका हो जाता है। इसलिए पूछा जा रहा है कि बकायदा उस जगह पर पार्किंग में जाकर क्या इंतजार किया जा रहा था, क्या किसी खास व्यक्ति के कॉल का इंतजार किया जा रहा था, और लाल किले के पास जहां पर धमाका हुआ है, क्या सिर्फ ये माना जा सकता है कि टक्कर हो गई इस वजह से वहां पर ब्लास्ट हो गया, या सोची समझी साजिश के तहत भीड़ भाड़ वाली जगह को चुना गया और वहां पर बाकायदा ब्लास्ट करवाया गया? RSN सिंह जी। देखिए, पूरी चर्चा में गुजरात की चर्चा नहीं की गई। वहां पर भी एक मॉड्यूल पकड़ा गया था जिसमें एक वहां भी डॉक्टर था, अहमद मोहिउद्दीन, वो हैदराबाद का रहने वाला है, सुलेमान शेख जो एक टेलर है, और एक मोहम्मद सोहेल और एक सैयद। अब है क्या कि ये यहाँ भी डॉक्टर हैं, गुजरात में भी। फुटप्रिंट्स आप देखें तो साउथ में हैदराबाद का आ रहा है, वेस्टर्न यूपी का आ रहा है, कश्मीर का आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल, और दिल्ली का आ रहा है। ये आपको अभी फुटप्रिंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पहले से अलग क्या है? पहले से अलग क्या है? आप सोचते हैं कि ये डॉक्टर्स रेडिकलाइज हो गए और उन्होंने फिदाइन हमला के लिए वो तैयार हो गए? नहीं, इनको किसी पर्पस से रिक्रूट किया गया है। आपने पढ़ा होगा कि वो जो सईद जो है गुजरात, जिस गुजरात मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, वो रिसिन बना रहा था, जिसको रीजन भी बोलते हैं। वो कैस्ट्रॉल जो है उसका एक एक्सट्रैक्ट है और इतना टॉक्सिक होता है कि उसका कोई एंटीडोट नहीं है। तो मेरी बात मानिए,
ये डॉक्टर्स, ये जो महिला को इंक्लूडिंग दिस महिला, ये शाहीन शहीद जो है, ये आप पर बायोलॉजिकल वॉरफेयर का जिहाद करने के लिए इनको ट्रेन किया गया है। आप किसी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के बारे में इससे चर्चा कर लेंगे, ये रिसिन के बारे में, ये बहुत खतरनाक है। और तभी मुझे इस बात की हैरानी होती है, और विक्रम सिंह साहब से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि लाल किले में कोई डॉक्टर का फिदायीन हो जाना, ये थोड़ा सा मुझे ये अजीब सा लगता है। एक्सीडेंटली वो ब्लो अप किया, क्या किया ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये डॉक्टर्स को इस तरीके से किसी पर्पस के लिए रिक्रूट किया गया है। और अगर आपके अस्पतालों में दहशतगर्दी हो जाएगी और आपको दवाइयों में से दहशतगर्दी हो जाएगी, तो आप समझिए कि जो जिहादी दहशतगर्दी है उसका अब स्तर कहां लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है RSN सिंह जी। अभी तक ये बातें, बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बातें हम किताबों में पढ़ते हुए चले आए हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को अगर रखा गया तो मिशन यही हो सकता है और उसके जरिए जी, ये रिसिन का जो है, ये जो कन्वेंशन है हमारा बायोलॉजिकल वॉरफेयर कन्वेंशनल, वो एक बैंड ये है, और एक ये नंगे हाथ ये पकड़ा गया है उसको बनाते हुए। दूसरी चीज क्या है, मैं इसमें एक अलग चीज देखता हूं। ये तो आप लोग सबने पढ़ा होगा कि ये जो जैश-ए मोहम्मद ने ये जमायतुल मोमिन की विमेंस ब्रिगेड बनाने की घोषणा की, तो जाहिर सी बात है ये विमेंस ब्रिगेड कहां पर ये काम करेंगी सर, मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए तो नहीं है ना। दे विल नॉट ऑपरेट इन अफगानिस्तान, दे विल नॉट ऑपरेट इन पाकिस्तान। इंडिया में ऑपरेट करेंगी तो कैसे ऑपरेट करेंगी? इशरत जहां बन के करेंगी, बुरके के अंदर से दहशतगर्दी करेंगी। तो ये दो नौ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि सिंदूर के बाद जो है प्रॉक्सी वॉर का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल गया है। और आपने इतनी ठुकाई की है, वो सिंदूर में जितनी जिहादी तंजीमें हैं, इतना नुकसान हुआ है कि वो अब किसी भी स्तर का वो आपके खिलाफ जिहाद करने को तैयार है, और इसकी उम्मीद जो है वो लगाई जा रही थी। लेकिन दो फैक्टर पर जरूर ध्यान देंगे हमारे आपके दर्शक जो है, एक है ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर और एक है ये जिहादाइजेशन ऑफ विमेन। और ये इसका ठीक है, हम लोग तो पाकिस्तान से जानते हैं कि जब तक इसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी, मैडम आप अंदर के पाकिस्तान का क्या करेंगे? ये जितने लोग हैं ये क्या है? ये अंदर के पाकिस्तान का है। बिल्कुल, इनकी दुनिया अलग है। इनको कोई मतलब नहीं है। आपने सैटेलाइट वो ग्रह में डाल दिया, आपने वो मून के ऊपर आप चले गए, आपने रॉकेट छोड़ दिया, आपने मिसाइल बना दिया, आप वेपन्स के एक्सपोर्टर बन गए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, ये जो अंदर का पाकिस्तान है ऑपरेशन सिंदूर से बहुत दुखी था, और तभी तो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। और ये उस पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक है जो सीमा उस पार है। ये जिस भीतर के पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे देश के अंदर मौजूद वो गद्दार जो खाते हिंदुस्तान का हैं और काम करते पाकिस्तान में बैठे अपने जो आका हैं, उनके हिसाब से आप काम करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, ये स्थिति तो और ज्यादा खतरनाक हो रही है। देखिए, यहाँ पर एक्सपर्ट की तमाम बातें आपने सुन ली, लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग विपक्ष में थे तो आप लोगों ने कांग्रेस के ऊपर सवाल दागे थे जब बम धमाका होता था, और उसी तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी आप लोगों ब्लास्ट को लेकर सरकार पुख्ता तौर पर जवाब नहीं दे पा रही है। पवन खेड़ा बोल रहे हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हर बार हमारी खुफिया एजेंसी फेल क्यों साबित होती चली जा रही है। प्रदीप भंडारी, ये वोट बैंक वाली सरकार नहीं है, ये नेशन फर्स्ट वाली सरकार है। सरोजनी नगर के अंदर ब्लास्ट होता था कांग्रेस के समय, दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर ब्लास्ट होता था कांग्रेस के समय, पुणे के बाहर जर्मन बेकरी में ब्लास्ट होता था कांग्रेस के समय, हैदराबाद के बाहर ब्लास्ट होता था, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हो जाता था, ट्रेन ब्लास्ट हो जाता था, और कांग्रेस जाके से पाकिस्तान के साथ में डॉजियर खेला करती थी। कभी भी किसी आतंकी ने कोई भी हमला करने का प्रयास किया है, सबका एक्सपर्ट्स यहां कह रहे हैं हमने आतंक की नींव को तोड़ा है,
और ये ऑनगोइंग वॉर है आतंक के खिलाफ, और इसमें मोदी सरकार जीती है और देश मोदी सरकार के साथ में। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, ना मैं कांग्रेस से यहाँ पे प्रवचन चाहता हूं जिसमें राहुल गांधी कहा करते थे कि एक भी आतंकी हमला नहीं छोड़ा जा सकता है, या जो पार्टी किया करते थे न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से 26/11 के बाद। मैं बड़ी बात करूंगा क्योंकि आप बहुत सीरियस बात कर रही हैं। भले वो डॉक्टर हो, भले वो प्रोफेसर हो, भले वो इंजीनियर हो, भले वो गरीब हो या भले वो अमीर हो, अगर वो आतंक और दहशत का साथ देगा तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, जो अंदर के बैठा पाकिस्तान जिस सोचता है कि पाकिस्तान को कोई मदद कर देगा या दहशत को कोई मदद कर देगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी बैक को तोड़ेगी। लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना लिया प्रदीप भंडारी जी? एक सेकंड, ये भी आपने, आप जरा इस बार गौर करिए पिछले एक महीने की टाइमलाइन को। 9 अक्टूबर को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आईएसआई बैक्ड एक आईईडी प्लॉट को ब्रेक करती है। 9 नवंबर को आईएसआईएस के प्लॉट को गुजरात में ब्रेक किया जाता है। 10 नवंबर को 2800 किलो आरडीएक्स को पकड़ा जाता है। 28 अक्टूबर को टेक्निकल एक्सपर्ट को पुणे से पकड़ा जाता है जो इसी तरीके की एक्सपर्ट की बात कर रहा था। 24 अक्टूबर को आईएसआईएस इंस्पायर्ड ऑनलाइन मॉड्यूल को बस्ट किया जाता है दिल्ली के अंदर। तो हमारी एजेंसीज ने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकामयाब किया है, और यहां पे भी जो हुआ है दिल्ली के अंदर उसके भी तह तक पहुंचा जा रहा है। परंतु चित्रा जी, इस वक्त ये राजनीति का समय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी राजनीति करी थी, और मैं बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। अगर इस वक्त अगर आप कांग्रेस पार्टी के हैंडल को चेक करेंगे, कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता है या लीडर है जिनका नाम है अनुमा आचार्य, वो कहती है कि दिल्ली के प्रदूषण से ध्यान भटकाने के लिए या बिहार में पोलिंग से ध्यान भटकाने के लिए ब्लास्ट हुआ है। क्या कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता इसको मानते, इस तरीके की टिप्पणी को मानते, जब नेशन को यूनाइट होना चाहिए? आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। मैंने तो नहीं देखा अनुमा आचार्य जी का इस तरह का ट्वीट। आजकल फेक ट्वीट भी बहुत चलते हैं, तो मुझे लगता है कि एबीपी न्यूज़ के पीसीआर को चेक कर लेना चाहिए। चेक कर लीजिए। वापस आता हूँ। अफजल गुरु को तो फांसी दे दी हम। पहलगांव के जो आतंकी थे उनके गलत नाम भी इंटेलिजेंस एजेंसी, शायद वो कपिल सिब्बल के इशारे पर ही गलत नाम दिए होंगे। 4 दर्जन से ज़्यादा मोदी जी के आने के बाद बड़े बड़े आतंकी हमले हो गए, वो भी शायद कपिल सिब्बल जी की वजह से ही हो गए होंगे। सतपाल मलिक जी के सवालों का आज तक जवाब नहीं मिला। पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया, कौन जिम्मेदार था, आज तक नहीं पता चला। पहलगांव में आतंकवादी इतने अंदर तक कैसे आ गए, कोई जिम्मेदार नहीं है। हमारे समय में तो गृह मंत्री चाहे वो केंद्र के रहे हों और चाहे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहे हों, वो पूरी तरह से उनको जिम्मेदार ठहराया गया, उनको पद से हटाया गया। लेकिन इस सरकार किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनी। कपिल सिब्बल ने सीज फायर कराया होगा। जब हमारी फोर्सेज उसको पाकिस्तान को मार रही थी तो आधा घंटे पहले इनके फूफा जी वो ट्रंप साहब ने सीज फायर करा दिया। आज भी ये सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं। वो बिट्टा साहब चले गए, शायद अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिट्टा साहब पूरा मतलब ऐसा करके चले गए जैसे कपिल सिब्बल जी की वजह से ये हो गया हो। हम तो पूछना चाहते हैं बिट्टा साहब से कि बिट्टा साहब जरा बता दीजिए ना, आपका क्या इतिहास था, आप क्या क्या करते थे। लेकिन आज का वो समय नहीं। अभी एक और वक्ता ने कहा कि साहब यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है। 2900 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद तक चला गया। वो टेक्नोलॉजी जो है वो बर्फ खाने में लगी हुई थी क्या अभी तक? मतलब इनसे सवाल नहीं पूछ सकते। राम जेठमलानी किसके वकील थे दुनिया को पता है भाई। राम जेठमलानी इंदिरा गांधी को जिन आतंकियों ने मारा उनके वकील थे, वो लॉ मिनिस्टर बने। लेकिन हम इन विषयों को आज नहीं उठाना चाहते हैं। मोदी साहब 12 घंटे के बाद वहां 26/11 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए थे। होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। 8 नवंबर को उस समय पर पोस्टर रिलीज किया था दिल्ली कांग्रेस ने, दिल्ली के बीजेपी ने सॉरी, और उसके अंदर लाल धब्बा लगा करके आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं इसलिए हमें वोट दे दो। ये लोग हमसे बात करेंगे। आतंकवादी इतनी घटनाएं हुई, मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वैसे तो करते ही नहीं है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहां जाकर वो बर्थडे के पार्टी में शामिल हो गए। ये सवाल आज के नहीं। हमें तो प्रवक्ताओं ने चूड़ियां तक भेंट की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मैं अभी एक वीडियो देख रहा था कि वो तुरंत वहां पर गए और उन्होंने मीडिया को फेस किया। लेकिन आज दुर्भाग्य है, किसी की जिम्मेवारी नहीं। जितनी मर्जी बड़ी घटनाएं हो जाए, बस सरकार की पीठ थपथपानी। तमाम पैनलिस्ट बैठ जाते हैं, वो बैठकर बस सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया। अरे जो लोग मर गए उनके लिए जिम्मेदार भी तो होगा भाई कोई, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी। अंदर बैठे पाकिस्तानी, बाहर बैठे, सरकार की हिम्मत नहीं हो रही पाकिस्तान का नाम लेने की। यहां पर बैठे पैनलिस्टों की हिम्मत नहीं हो रही कि पाकिस्तान का रोल है इसमें, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया।
दुर्भाग्य है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट दो, सरकार तमाम पैनलिस्ट की बात मत करो यहाँ पे। यू माइंड योर ओन बिजनेस। हम लोग यहाँ पैनलिस्ट के लिए गलत नाम से बैठेंगे। अब पैनलिस्ट कहेंगे मैं रॉ में था, मैं आई में था, तो पकड़े जाएंगे। अरे पॉलिटिकली कर रहा हूं भाई, मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं। पॉलिटिक्स की बात बैठकर सरकार को बचाना चाहते हैं। डिबेट में हर चैनल पे ये मुझे बताइए ना पहलगांव में कौन जिम्मेदार था? को दूषित करता है। मुझे बताइए ना पहलगांव के लिए जिम्मेदार कौन था? तमाम पैनलिस्टों कैसे आप इंक्लूड कर रहे हैं इसमें? आप बताइए पहलगांव के लिए जिम्मेदार कौन था? उससे बात कीजिए। चित्रा जी ठीक है, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अरे भाई मुझे केवल ये बताइए पहलगांव के लिए जिम्मेदार कौन था? 4 पैनलिस्ट बैठकर यहाँ पर बीजेपी की सरकार को बताएंगे। बिट्टा चला गया है, से ध्यान हटाना है या दूसरे और अंतिम चरण कहाँ चला गया बिट्टा? एक सवाल से अंजाम देना है। जब देश लाल किला ब्लास्ट पर शोक मना रहा है, इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई हैं, जो पढ़कर मैंने भी आपको सुना दिया। अब जल्दी से आप जवाब दे दें उनकी बातों पर। मैं कभी भी तथ्यों के आधारहीन बात नहीं करता हूं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कह रही है कि दिल्ली के अंदर ब्लास्ट इसलिए हुआ है, ट्वीट है तो गलत है बिल्कुल। हाँ तो हटाइए उसको पार्टी से। और आप ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस की बात क्यों नहीं करते? हाँ बिल्कुल, मैं कहूंगा कि इस तरह के अगर ट्वीट किया गया है तो ट्वीट नहीं होना चाहिए। 2004 में 2005 में चित्रा जी मैं उत्तर देना चाहूंगा। मैं खरी खरी बात करने के लिए, देखिए मैं खरी खरी बात करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैं किसी को बचाने के लिए बैठा हूँ। चित्रा जी मैं उत्तर दूंगा। जल्दी से मैं उनकी टिप्पणी ले लेती हूं। के नाम पे बटला, उसके अंदर आतंकियों के साथ खड़े होते थे, अभी भी जाके नहीं बोल पा रहे। क्या मैं आ सकता हूँ? यस प्लीज, जीडी बख्शी साहब। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारत के बरखिलाफ एक बहुत गंभीर चुनौती है। 2900 किलो एक्सप्लोजिव, आप जानते हैं लाखों जाने जा सकती थी इससे। ये पकड़ा गया है। एक एक्चुअल इंसिडेंट हुआ है जिसमें 9 जाने तो गई है, 30 लोग घायल हैं। साथ में पकड़े गए हैं ये बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स और पॉइजन, यानी अगले दर्जे पे आप आतंकवाद को ले जा रहे हैं जिसमें आप बायोलॉजिकल वॉरफेयर करेंगे। और हमारा अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मैं समझता हूं चित्रा बेटा, अब वक्त आ गया है कि हम अच्छा तगड़ा पलटवार करें, टेररिस्टों पे नहीं, इस पाकिस्तान पे जो फसाद की जड़ है। इसके लिए देश को एकजुट होना पड़ेगा। इस तरह की पॉलिटिक्स और ये क्या कहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचना बंद करें, लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। मेरा ख्याल भीषण युद्ध सामने है। ठीक है, पाकिस्तान ने अपनी मौत को बुलाया है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और यकीनन पाकिस्तान जो डिजर्व करता है उसके साथ वही सुलूक भी होना चाहिए। अपने दहशतगर्दों को भेजकर या हिंदुस्तान में बैठे जिन लोगों के दिमाग में पाकिस्तान पलता है, जो देश के गद्दार हैं, आप जरा सोचिए, यहां पर पैसे लगाकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, सरकारी स्कूलों में आम जनता के पैसे से MBBS करके डॉक्टर बनते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान में बैठे अपने आतंकी आकाओं की मदद से हिंदुस्तान के भीतर दहशतगर्दी पैदा करते हैं। चुन चुन कर ऐसे लोगों को न सिर्फ उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा, बल्कि ऐसी नजीर हिंदुस्तान स्थापित करे ताकि दोबारा हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के हमले की साजिश कोई कर नहीं पाए।